हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 के विज्ञान विषय के अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुधार, इसे अंग्रेजी में हम लोग इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज कहते हैं। तो अगर इसी तरह के और भी अध्याय को आपको पढ़ना हो सभी कक्षाओं के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे सभी अध्यायों को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। आपको भी पसंद आएंगे, एक एक लाइन करके सारी चीज़ों को समझाया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज हम अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुधार को बारे में देखते हैं। खाद्य संसाधन क्या होते हैं, उन्हें हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट उनमें क्या करना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे खाद्य जो होते हैं वो किस रिसोर्सेज से आते हैं, उन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं या जो सजीव होते हैं या जो जीवित होते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। तो सभी सजीव जो होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन से ही हम सजीवों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम लोग भोजन के घटक भी कहते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन और खनिज लवण है, ये सभी जो होते हैं वो भोजन के घटक भी होते हैं, कंपोनेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमें कह रहा है कि सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि के और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। तो जो ये सभी चीज़ें होती हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सभी जो हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होते हैं कि वो आवश्यक है, जरूरी है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। तो जो हमारे पौधे होते हैं, पादप होते हैं या जंतु होते हैं, तो दोनों जो होते हैं कि हमें भोजन के जो होते हैं वो मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से प्राप्त होते हैं। तो अधिकांश जो हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं वो कृषि और पशुपालन से मिलते हैं। हम लोग देखते भी हैं कि जो कृषि से हम लोगों को अनाज मिलता है, अन्न मिलता है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जौ या दलहन फसलें जैसे हो जाती हैं, चना, मटर, मूंग, अरहर, ये सभी जो होते हैं कृषि से मिलते हैं। और पशुपालन से हमें मांस मिल जाता है, दूध मिल जाता है, उससे प्रोटीन मिल जाता है, घी मिल जाता है। तो ये सभी जो होते हैं वो हमें पशुपालन से मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे अधिकांश भोज्य पदार्थ होते हैं वो कृषि और पशुपालन से ही प्राप्त होते हैं। आगे हमसे कह रहा है, हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। हम हमेशा समाचार जो न्यूज़पेपर होते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि जो हमारे कृषि उत्पादन है या पशुपालन है उसको बढ़ाने के हमेशा प्रयास किए जाते रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? तो यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी देश की जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर हम अपने कृषि उत्पादन में या पशुपालन में अगर बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम सभी भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं से परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग कृषि उत्पादन और पशुपालन के बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम वर्तमान में उतना उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते? हमसे कह रहा है कि जो हमारा अभी वर्तमान में जो उत्पादन स्तर है, जो हम अन्न उत्पादन करते हैं, उस पर ही हम जीवन यापन क्यों नहीं कर सकते हैं? निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करना। तो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है, और हमारी देश में जो है कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। तो अधिक अगर हम लोग अन्न का उत्पादन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों को भूख की समस्याएं आएंगी और तरह तरह की परेशानियां आ सकती है, कुपोषण का हम लोग शिकार हो सकते हैं। इसीलिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हम लोग जो होते हैं कि वो वर्तमान पे उत्पादन पे स्तर पे कम रुके नहीं रहते हैं, उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं ताकि उसको और बेहतर उत्पादन कर सके, ताकि हम लोग अच्छे से जीवन यापन कर सके। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है।
हमारी देश की जो जनसंख्या है अभी 100 करोड़ से अधिक है, लगभग 140 करोड़ के आसपास है, 140 करोड़ के आसपास है। और इसमें जो है कि लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमें अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होती है। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने में संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थानों पर खेती होती है। लेकिन हमारे देश भारत में जो है वो पहले से ही अधिक स्थानों पर खेती होती है, क्योंकि हमारे देश जो है कि वो कृषि प्रधान देशों में आता है। अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता तो संभव नहीं है, इसीलिए हम लोगों को फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को ही बढ़ाना होगा। अब हम आगे देखते हैं। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल भी रहे हैं। तो जो हमने फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए थे वो अभी हद तक जो है कि हमारे अभी सफल भी हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की। तो हरित क्रांति जो थी वो 1965 के दशक में शुरू हुई थी और 1968 तक चली थी। इसके जो जनक थे, तो हरित क्रांति के जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। क्या कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। वही क्या थे? तो ये हरित क्रांति के जनक थे। इन्होंने फसल के उत्पादन के लिए जो खेती थी उसमें गेहूं के लिए पूछा जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति में किस अनाज को बढ़ाया गया या फसल उत्पादन में वृद्धि की गई, तो आपको गेहूं के फसल को वृद्धि किया गया था। सबसे पहले हरित क्रांति जो थी वो पंजाब में लागू हुआ था। सबसे पहले जो हरित क्रांति थी वो कहाँ शुरू हुआ था? तो पंजाब में शुरू हुआ था। इसे HYV जो बीज थे उससे जो गेहूं के उत्पादन को वृद्धि किया गया। तो बीज क्या था? HYV। आगे हम देखते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो थे वो दूध उत्पादन को बढ़ाया गया। श्वेत क्रांति में क्या हुआ था? तो इसमें दूध उत्पादन को बढ़ाया गया था। इसे ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। क्या इसे कहते हैं? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, या इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। तो श्वेत क्रांति में जो थी कि दूध के उत्पादन में वृद्धि की गई थी। ये लगभग हमें श्वेत क्रांति जो थी 1970 के दशक में हुई थी। इसमें इसके जो मुख्य जनक थे भारत में वो वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे कि वो श्वेत क्रांति के जनक थे। इन्होंने ही जो दूध के उत्पादन में वृद्धि की थी। और श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले गुजरात में हुई थी। गुजरात राज्य में सबसे पहले श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस तरह से हमें बहुत सारी क्रांतियों को देखने को मिलता है। एक पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, भूरी क्रांति है, रजत क्रांति है। तो ये सभी क्रांतियाँ जो थी कि वो फसल उत्पादन और पशुधन में वृद्धि के लिए की गई क्रांतिकारियाँ थी। तो जो हमारा पीली क्रांति है उसमें तिलहन फसल को उत्पादन में वृद्धि की गई थी। तो अधिक मात्रा में तिलहन फसल को वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? तो उसे पीली क्रांति कहा जाता है। जो नीली क्रांति थी वो मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो मत्स्य उत्पादन से है। जो हमारी भूरी क्रांति थी वो उर्वरक उत्पादन से थी। जो खाद हम लोग खेतों में देते हैं उसके उत्पादन से थी भूरी क्रांति। और जो रजत क्रांति थी वो अंडा उत्पादन से था। जो रजत क्रांति थी, हमारी रजत क्रांति है, वो रजत क्रांति वो अंडा के उत्पादन से था। किससे था? तो अंडा उत्पादन से। तो इन सभी क्रांतिकारियों को आप देख के याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ शुरू हुई थे। पीली क्रांति किससे है रिलेटेड है, नीली क्रांति किससे है, भूरी क्रांति किससे है, रजत क्रांति किससे है। इन सभी को भी आप बेहतर तरीके से ध्यान में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता रहता है और नॉलेज के लिए भी बेहतर है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत उपयोग हुआ। तो इस तरह की जो क्रांतियों हुई हैं उनमें हमारी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, प्राकृतिक जो हमारी संपत्ति है उसका बहुत उपयोग हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक जो संपदा थी उसको हानि होने के अवसर बढ़ गए, जिससे प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया। अतः यह महत्वपूर्ण फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाए। तो इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं
तो हमारी जो पर्यावरण है वो उसे संतुलित बनाए रखना चाहिए, उसे हानि नहीं होना चाहिए। कुछ इस चीज़ों पर भी जो है कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कृषि तथा पालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों को कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणाली को अपनाना चाहिए। संपोषणीय का मतलब हो जाता है कि जो पर्यावरणीय हो, इन्वायरमेंटली हम लोगों के लिए जो बेनिफिशियल हो, ऐसे रूल को हम लोगों को, सिस्टम को अपनाना चाहिए। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने, उन्हें गोदामों में रख संचित करने से कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो जो हमारे देश में है, अगर हम फसल उत्पादन बढ़ा दे या उन्हें गोदामों में संचित कर दे, भंडारण कर दे, तो वो कुपोषण जैसी समस्या, भूख की जो समस्या है उसका समाधान नहीं है। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो जो हम अनाज खरीदते हैं उसके लिए जो धन की आवश्यकता होती है, तो धन की भी आवश्यकता हम लोगों को होती है। खाद्य सुरक्षा इसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है। तो जो खाद्य सुरक्षा है वो उसके उत्पादन तथा उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब ये कि कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना उसका उत्पादन कर रहे हैं, और वो है कि नहीं, उपलब्धता माने हो जाता है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वो उपलब्ध है कि नहीं, ये चीज़ों पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए हमने गेहूं का उत्पादन किया, अब हमारे पास जो है कि गेहूं का उत्पादन है, अब किसी कारणवश गेहूं जो है कि हम लोगों को खाने के लिए नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है कि उसकी उपलब्धता में कमी आ गई। तो उपलब्धता में जब कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, कुपोषण और भूख की समस्याएं जो हो गए कि आम हो जाएगी हम लोगों के लिए। अब हमसे आगे कह रहा है, हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। तो जो हमारे देश की अधिकांश जो जनसंख्या है वो अपने जीवन यापन के लिए अभी भी कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्रों में लोगों की आय भी बढ़ानी चाहिए। इसलिए कृषि जो क्षेत्र होंगे, जैसे हम जो कृषि करते हैं, उनकी आय भी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक जो प्रबंधन हो, प्रणालियों को अपनाना चाहिए। संपोषणीय जीवन यापन के लिए, जो हमारा पर्यावरणीय जीवन यापन हो उसके लिए, या हम जो पूरा तरह से भोजन, जो प्रोटीन युक्त भोजन हो, संतुलित आहार हो, उसको पाने के लिए हम लोगों को सही तरीके से मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणाली हो, उसे हम लोगों को अपनाना चाहिए। मिश्रित खेती का मतलब होता है कि जब हम एक ही खेत में एक या दो से अधिक तरह के फसल को उगाते हैं, वो हमारा मिश्रित खेती कहलाता है। अंतरा फसलीकरण जो होते हैं कि जब हम एक ही खेत में फसल को, एक या दो अलग अलग फसलों को उगाते हैं, लेकिन वो निश्चित पैटर्न में होता है, किसी पैटर्न में होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अंतरा फसलीकरण कहलाता है। हमने आगे देखा है कि उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन का मतलब होता है मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन को ही मुर्गी पालन कहते हैं। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अब यह प्रश्न है कि हम फसल तथा पशुधन को उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। अब यह हम लोगों के मन में है कि जो हमारे पशुधन है, फसल है, उसको कैसे बढ़ाएं। तो हम 12.1 में फसल उत्पादन की उन्नति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसे और भी बेहतर तरीके से जानेंगे कि फसल जो है उसके उत्पादन में हम बढ़ोतरी कैसे करें, उसकी उन्नति कैसे करें। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो हम लोगों को शरीर को जीवन के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, तो इन सभी से जो होती है कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इन सभी चीज़ों से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से, इन सभी दालों से हम लोगों को प्रोटीन प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों को जो दाल होती हैं जैसे चना, मटर, इन सभी से हम लोगों को क्या मिलता है, तो इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन की पूर्ति होती है। तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी, सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। तो जैसे कुछ तेल वाले पौधे होते हैं, जैसे हमने देखा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों,
अलसी, सूरजमुखी, इन सभी चीज़ों से हमारे शरीर को वसा की प्राप्ति होती है। सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन, खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। तो जो हम लोग सब्जी को खाते हैं, मसाले खाते हैं या फल को खाते हैं, तो उससे हमें विटामिन, खनिज लवण और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे बरसीम, जई, सूडान, घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे चारा जो फसलें हैं, बरसीम, जई और सूडान, ये सभी जो होते हैं कि घास का उत्पादन पशुधन के उपयोग चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं 12.1 में यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें दी हुई है। ये हमारा मक्का है, ये हमारी क्या है, जौ है, ये हमारा चना है, ये हमारी धान है, ये सूरजमुखी है, ये हमारा मटर है, ये भी जो है कि सेम है या मटर है। अब हम आगे देखते हैं, विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु की परिस्थितियां, तापमान, दीप्तकाल की आवश्यकता होती है। तो जो हम फसल का उत्पादन करना चाहते हैं तो उन फसलों के लिए जो होती है कि वो जलवायु भी डिपेंड करती है, जलवायु भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अनुरूप होनी चाहिए। अगर उन्हें फसलों को हम लोग उनके अनुसार जलवायु परिस्थितियाँ, तापमान और प्रकाश नहीं देंगे तो वो उनकी समुचित विकास नहीं होती है, समुचित वृद्धि नहीं होगी। तो विभिन्न फसलों को विभिन्न जैसे फसलें होती हैं उनको विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, तापमान, दीप्तकाल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके, वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। दीप्तकाल जो होते हैं उसमें सूर्य के काल से संबंधित है। दीप्तकाल का मतलब होता है सूर्य के काल से संबंधित है। पौधे में पोषण और वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। तो जो पौधे में पुष्प आते हैं, जो पौधे में पुष्प आते हैं या उनकी वृद्धि होती है, वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हमने सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ फसलें ऐसी भी है जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, तो कुछ फसलें ऐसी भी है जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, खरीफ फसल कहलाती है। तो वैसी फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक चलती है। तो खरीफ फसलें की जो पीरियड है, अंतरावधि है, वो क्या है, तो जून से लेकर आरंभ होती है और अक्टूबर मास तक चलती है, अक्टूबर महीने तक चलती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं और कुछ फसलें होती हैं जो ठंडे के समय में शीत ऋतु में उगाई जाती है, जो नवंबर से अप्रैल मास तक चलती है। तो इसका जो शीत ऋतु होती है उसमें उगाई जाती हैं और इसका जो पीरियड होता है वो नवंबर से लेकर अब अप्रैल महीना तक चलती है। इन फसलों को हम लोग रबी फसल कहते हैं। ऐसे फसलों को हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फसलें जो होती हैं उनकी जो बुआई होती है वो दो प्रकार के होती हैं। एक हमारा हो जाता है खरीफ फसल, एक हमारा हो जाता है रबी फसल। खरीफ फसल वो होती है जो वर्षा ऋतु में जून से आरंभ होती है और अक्टूबर मास तक होती है, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, जिसका समय नवंबर से लेकर अप्रैल महीना तक होती है। इन फसलों को हम लोग रबी फसल कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द खरीफ फसलें हैं। तो जो हमारे धान है, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का है, मूंग है, उड़द है, ये सभी हमारी खरीफ फसलें हैं। जबकि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी जो हैं वो हमारे रबी फसल है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। रबी फसल कौन कौन से हैं, तो गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है और अलसी है। भारत ने सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि की। तो भारत ने 1952 से लेकर 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि की, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि की। तो अन्न की पैदावार में कितनी वृद्धि हुई, 4 गुनी, और कृषि भूमि में कितनी वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरण में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल तथा तीसरा क्या हो जाएगा, खेतों में उगी फसल की सुरक्षा,
कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों के निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। हमारा पहला क्या हो जाएगा, फसल की किस्म में सुधार, दूसरा हो जाएगा फसल के उत्पादन का प्रबंधन, और तीसरा क्या है, फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो ये सभी क्या चीज़ें हैं, एक एक करके इन सभी बिंदुओं को पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला हमारा है फसल की किस्मों में सुधार। तो जो फसल है उसके किस्म में किस किस प्रकार के क्वालिटी के बीज होते हैं, उनमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को हम देखते हैं। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। अगर फसल का उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए उसका जो फसल का किस्मों के चयन पर निर्भर करेगा। यदि हम फसल की जो किस्म हो अगर वो खराब क्वालिटी के हो, खराब गुण के हो, तो फसल का जो उत्पादन होगा वह भी कम होगा या न मात्र होगा। फसल की किस्में प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुण हो, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन, ये सभी जो है कि चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाओं का चयन जो होता है हम लोग प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। तो ऐच्छिक गुणों होते हैं वो हम लोग संकरण, जिसे हम लोग हाइब्रिड अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में संकरण कहते हैं। तो जो ऐच्छिक गुणों होते हैं फसल के किस्मों में वो संकरण विधि द्वारा डाला जाता है, हाइब्रिड किया जाता है। जैसे एक फसल में ज़्यादा उपज की गुण हो तो दूसरे फसल में नहीं है, तो दोनों को मिलाकर प्रजनन कराकर एक अच्छी क्वालिटी की किस्म फसल की किस्म को बनाया जाता है, जिसे हम लोग ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है या हाइब्रिड की प्रक्रिया कहलाती है। संकरण विधि से मैंने हाइब्रिड मेथड में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधे में संकरण करवाते हैं। तो हमारी संकरण जो विधि होती है उसमें विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधे में संकरण करवाते हैं। यह संस्करण अंतरा किस्मीय विभिन्न किस्मों में मैंने अलग अलग किस्मों में, अंतरा स्पीसीज मैंने एक ही जीन के दो विभिन्न जीनों में, या अथवा अंतरवंशीय मैंने एक विभिन्न जेनेरा से मैंने एक दूसरे वंश का हो और दूसरे वंश के पौधे से जब हम संकरण करवाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अंतरावंशीय कहलाता है। ये सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये सभी जो है वो हमारे क्या हैं, तो ये सभी संकरण की विधि है। हो सकता है फसल की सुधार की दूसरी विधि ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना है। इसके परिणाम स्वरूप जो अनुवांशिकीय रूपांतरण फसल प्राप्त होती है। इस प्रकार जो हमें फसल प्राप्त होती है वो अनुवांशिकीय रूप से रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सके। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सके। तो बीज हमें उसी प्रकार के लेने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो, अंकुरित हो सके, उत्पादन दे सके। कृषि प्रणाली तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर भी निर्भर करते हैं। तो जो हमारी कृषि प्रणाली है वो फसल उत्पादन, मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता पर भी क्या निर्भर होती है। चूँकि मौसम परिस्थितियाँ जैसे सूखा, बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी है जो विविध जलवायु परिस्थितियों में उग सके। तो जो हमारे मौसम का पूर्वानुमान होता है वो हम सटीक नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे में कभी कभी हम सूखा हो सकता है, कभी बाढ़ हो सकता है, तो हमें इस प्रकार के किस्में लगानी चाहिए या बीज को लगाना चाहिए जो विविध जलवायु की परिस्थितियों में भी उग सके। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई है जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक, तो जो किस्म होते हैं उनमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। उच्च उत्पादन, तो क्या है, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। तो उच्च उत्पादन करके उसको किस्मों में हम सुधार कर सकते हैं फसल की उत्पादन बढ़ा के। उन्नत किस्में माने अच्छी किस्म की फसल हो, फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जी का संरक्षण महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखते हैं जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। तो तीसरा क्या है, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक रोग, कीट,
निमेटोड तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। तो ये सभी जो परिस्थितियाँ आती हैं ये फसल को जो होती है वो कम कर सकती है। तो हम इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्म में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय में लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। तो परिपक्वन के काल में मतलब फसल को जब हम लगाते हैं और उसे काटने से लेकर उनके बीच में जो समय होता है वो हमें कम से कम होना चाहिए, जो हमारे आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसान जो होंगे वो प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। तो जब फसल जो होंगे वो कम समय में होंगे तो क्या होता है कि जो फसल उत्पादन में धन की जो खपत होती है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कम होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है। कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। अब हमारा आगे है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को अस्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, जो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण है तो वो क्या कहती है कि चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुणज है। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं। तो अनाज के लिए क्या है, तो वो बौने पौधे जो होंगे वो प्रयुक्त है, बेहतर है। और जो हमारे चारे वाली फसलें हैं उसके लिए क्या हो, तो उसके लिए लंबी और सघन शाखाएं जिसकी होगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। अब हम आगे फसल उत्पादन प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीक की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियाँ किसान को विभिन्न कृषि प्रणाली तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान, उच्च निवेश, फसल उत्पादन में सहसंबंध है। तो जो योगदान है, उच्च निवेश है, फसल उत्पादन जो होते हैं ये सभी क्या है, सहसंबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र उत्पादन प्रणाली का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणाली भी विभिन्न स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन, अधिक लागत उत्पादन प्रणाली इनमें सम्मिलित है। तो जो हमारा उत्पादन प्रणाली है उनमें पहला हमारा होता है बिना लागत उत्पादन, दूसरा हमारा है अल्प लागत उत्पादन और तीसरा क्या है, अधिक लागत उत्पादन। तो ये सभी जो प्रणालियाँ होती है उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत आती है। अब हम पोषक प्रबंधन के बारे में देखते हैं कि पोषक प्रबंधन क्या होता है। जैसे हमें विकास, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमें अपने शरीर के या सजीवों के विकास के लिए वृद्धि, स्वास्थ्य रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधे के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, शेष अन्य पोषक जो पदार्थ होते हैं वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो जो पौधे होते हैं उनको जो होता है कि अनेक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पौधे जो होते हैं वो हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन लेते हैं, पानी से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, और शेष जो अन्य पोषक तत्व होते हैं पौधे जो होते हैं कि मिट्टी से वो प्राप्त करते हैं। इन पोषकों में कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए उन्हें वृहद पोषक कहते हैं। तो जब पोषकों को अधिक मात्रा में पोषक की आवश्यकता होती है तो उन्हें हम वृहद पोषक कहते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। तो जब हमें शेष पोषकों की जो आवश्यकता है अगर कम मात्रा में हो रही है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक कहते हैं।
इन पोषकों की कमी के कारण पौधे की शारीरिक प्रक्रियाएं सहित जनन, वृद्धि, रोगों के प्रति प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। तो अगर उनके पौधों में पोषक की कमी होती है तो उनको जो शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी उन्हें दिक्कत होगी, जैसे जनन, वृद्धि, रोगों के प्रति जो प्रवृत्ति होगी उन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक होता है। तो जब हमें अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करना है तो हमें मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में पोषकों को मिलाना आवश्यक है। अब हम आगे देख सकते हैं सारणी 12.1 में हमें हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के नाम दिए गए। जैसे स्रोत है तो हवा से हमें क्या, कार्बन और ऑक्सीजन। पानी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं पौधे प्राप्त करते हैं। मृदा से वो बृहद पोषक में क्या क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी क्या है, तो ये सभी तत्व है। मैंने आपको पहले ही बताया था। नाइट्रोजन का संकेत N होता है, फास्फोरस का P होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, सल्फर हमारा S होता है। इसके परमाणु संख्या भी अलग अलग है, 7 है, 14, 7 है, 15 है। पोटेशियम कितना होता है, 19 है, कैल्शियम 20 है, मैग्नीशियम 12 है, सल्फर 16 है। ये सभी को भी याद रखिएगा। तो ये सभी जो होते हैं कि बृहद पोषक में आते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक में होते हैं। तो उन्हें पौधे में सूक्ष्म पोषक क्या क्या होती है, तो पौधे को कम मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, कम मात्रा में मैग्नीज की आवश्यकता होती है, कम मात्रा में बोरॉन की आवश्यकता होती है, कम मात्रा में उन्हें जिंक की आवश्यकता होती है, कॉपर की भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, मॉलिबेडनम जो है उन्हें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, क्लोरीन भी उन्हें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसीलिए इन सभी को हम लोग सूक्ष्म पोषक कहते हैं। अब हम खाद के बारे में देखते हैं। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो जो खाद होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। खाद और उर्वरक जो होते हैं वो दोनों अलग अलग शब्द है और दोनों के जो वैचारिक में हम लोग एक ही समझते हैं वो एक ही नहीं है। जब हम लोग जैविक प्रक्रियाओं द्वारा किसी चीज़ को निर्मित करते हैं या डिकम्पोज करके अपघटित करके प्राप्त करते हैं उसे हम लोग खाद कहते हैं। लेकिन जो रासायनिक प्रक्रियाएं द्वारा जो पदार्थ मिलते हैं उन्हें हम लोग अकार्बनिक कह सकते हैं। उन प्रक्रियाओं से जो मिलते हैं वो हमारा उर्वरक होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो खाद और उर्वरक होते हैं दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। हम लोग सामान्य जो होते हैं एक ही समझते हैं लेकिन एक ही शब्द नहीं है। आगे हम देखते हैं, यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधे के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। तो जो खाद होते हैं वो जंतु के अपशिष्ट तथा पौधे के जो कचरे होते हैं उसके अपघटन से, डिकम्पोजिशन से हमें तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषक को कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है। जो खाद जो होते हैं वो मिट्टी को पोषकों और कार्बनिक पदार्थों से क्या करती है, पूरी करती है, परिपूर्ण करती है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। और जो खाद होती हैं उसमें कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो अधिक मात्रा में रहते हैं जो मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। इसके कारण रेतीली मिट्टी में भी पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि जो हमारा रेतीली मिट्टी होती है वो भी जो होती है, इसे सैंडी मिट्टी भी कहते हैं, सैंडी सॉइल कहते हैं रेतीली मिट्टी को। तो जो सैंडी सॉइल भी रहते हैं वो में भी पानी रखने की जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैविक पदार्थों के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो जो खाद होते हैं उन्हें किन किन भागों में हम लोग बांटते हैं तो हम लोग देखते हैं। पहला क्या है हमारा, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। तो कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं उन्हें हम समझते हैं। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थों जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों द्वारा परित्याग चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में
विघटित करते हैं और कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थों तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुआ द्वारा पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे कि कंपोस्ट को केंचुए द्वारा पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण या अपघटन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में क्या होगा, केंचुए होगा, और कंपोस्ट क्या हो जाएगा, तो सिंपल कंपोस्ट जो रहेंगे तो उसे हम जब किसी गड्ढे में डाल देते हैं, जो पशुधन के गोबर हो, सब्जी के छिलके हो, कचरा हो, या जो जानवरों द्वारा परित्याग किया हुआ चारे हो, वो तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिकम्पोज होकर अपघटित होकर क्या बन जाता है, कंपोस्ट का रूप ले लेता है। आगे हमारा है हरी खाद। तो हरी खाद क्या होते हैं उसे हम लोग समझते हैं। फसल उगाने में से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग तथा गंवार आदि उगा देते हैं। तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेतों की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। तो जो हरी खाद होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाई जाती है, जो मिट्टी को परिपूर्ण बना देती है, उसमें जो पोषकों की कमी होती है उसको पूरी कर देती है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, तो हरी खाद में जैसे पटसन होता है, हमारा पटसन, मूंग या गंवार जो होते हैं उसको उगाते हैं और उन्हें हल द्वारा क्या करेंगे, चलाकर खेत की मिट्टी में ही मिला देते हैं। अब हम आगे उर्वरक के बारे में देखते हैं। तो उर्वरक को हम लोग अंग्रेजी में फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। तो क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। तो जो उर्वरक होते हैं वो केमिकली या व्यावसायिक रासायनिक रूप से या व्यावसायिक रूप से तैयार किया है पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। तो जो खाद होते हैं वो मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी काय की वृद्धि, पत्तियां, शाखाओं और फूल। तो काय की वृद्धि होता है कि उनके बनावट में जो जो चेंजेज आते हैं, परिवर्तन होता है, वही हमारा काय की वृद्धि कहलाता है। तो जो होते हैं काय की वृद्धि में, वो हमारा पत्तियां, शाखाओं और फूल जो होते हैं उनमें विकास होता है और स्वस्थ पौधे की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। तो जो उर्वरक होते हैं वो महंगे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आर्थिक दृष्टि से जो होती है कि महंगे होते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। इसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय और उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो जब हम खेतों में उर्वरक देते हैं या उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको उसकी खुराक जो होगी, उर्वरक की खुराक होगी तो उसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। जो फसल है उसका उचित समय होना चाहिए। उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद में जो उसकी सावधानी है, उन सभी चीज़ों को भी हम लोगों को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका अवशोषण नहीं कर पाते। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण बनती है। तो जो पौधे होते हैं अगर वो जल द्वारा बह जाते हैं तो पौधे जो होते हैं उर्वरक का अवशोषण नहीं कर पाते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है वो हमें अधिक मात्रा में जल प्रदूषण का कारण बनती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। तो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि जो उर्वरक होते हैं वो अगर उनका हम लोग लगातार प्रयोग करेंगे, सतत प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता को है कि घटा देता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है तथा इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है और जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव और भूमिगत जीव पाए जाते हैं वो उससे नष्ट हो जाते हैं। तो वो जो पुनः पूर्ति की जो प्रक्रिया होती है कार्बनिक पदार्थों की, वो नहीं हो पाती है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ दीर्घावधि तक होते हैं। लेकिन जो खाद का जो हम लोग उपयोग करते हैं तो वो लंबी अवधि तक चलती है और उसके लाभ जो होते हैं कि मिट्टी को एक बहुत समय तक जो मिलती रहती है। कार्बनिक खेती
खेती करने की वह पद्धति है। तो हमारा कार्बनिक खेती क्या है? तो कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशक, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। तो जो कार्बनिक खेती होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि वह पद्धति है जिसमें हम क्या करते हैं, रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं, जो पीड़कनाशी होते हैं उनका भी उपयोग नहीं करते हैं, जो शाकनाशी है उनका भी उपयोग नहीं करते हैं, का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। जब नहीं करते हैं वो ही हमारा क्या होता है, कार्बनिक खेती आता है। इस पद्धति से अधिकाधिक, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिक्किम राज्य है, तो सिक्किम राज्य में जो बहुत सारे जगहों पर जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, कार्बनिक खेती होता है। तो आपसे पूछेगा कि कार्बनिक खेती हमारे देश में कहाँ होती है, तो सिक्किम में होती है। अब हमसे कह रहा है अधिकाधिक कार्बनिक खाद कृषि अपशिष्ट, पुआल, पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण एवं फसल चक्र जैसे कि नीचे अनुभाग 12.1.23 में वर्णित है। आवश्यक है कि ये फसल तंत्र कीट, पीड़क, खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। अब हम सिंचाई को, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इरिगेशन भी कहते हैं, तो आइए हम लोग सिंचाई इरिगेशन के बारे में देखते हैं। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित होती है। तो हमारे देश भारत में अधिकांश जो खेती होती है वो वर्षा पर निर्भर रहती है। अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में जो फसल की उपज होती है वो समय पर मानसून आने या वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर ही निर्भर रहती है। इसलिए जहाँ कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है और फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपयोग किए जाते हैं। अब हमारा कह रहा है कि पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। तो सूखा क्या है? तो पानी की जब कमी होती है या वर्षा की अनियमितता होगी तो क्या हो जाएगा, सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते हैं, केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहां पर सूखे के कारण फसलों की बहुत अधिक हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली है जो सूखे में की स्थिति को सहन कर सकता है। तो हम जो सूखे की प्रक्रिया को देखते हैं तो अधिकांशतः देखते हैं कि राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के जो कुछ इलाके होते हैं, कुछ मध्य प्रदेश के भी जो राज्य के क्षेत्र हैं वो आते हैं, जहाँ पे जो होता है कि मानसूनी वर्षा बहुत कम होती है। तो मानसूनी वर्षा जब कम होती है तो वहाँ पे जो फसल का उत्पादन भी कम होता है। लेकिन हमारे जो गंगा के तराई मैदान होते हैं तो वहाँ पे जो होता है कि गंगा के तराई मैदान में अधिकांश वर्षा होते हैं, या हम जो हमारा दक्षिणी तट होते हैं तो वहाँ भी वर्षा अधिक होती है। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि धान की खेती जो होती है कि वो अधिक मात्रा में होती है। अब हम आगे देखते हैं, भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं। तो हमारे देश में पानी के जो स्रोत हैं अनेक है और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियाँ पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती है। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं जैसे कुएं, नहरें, नदियाँ, तालाब। तो जो हमारे देश में कृषि के लिए पानी का सिंचाई करने के लिए जो व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है उनमें हम देखते हैं कि कुएं होते हैं, नहरें हैं, नदियाँ हैं और तालाब है। तो कुएं क्या है इसे हम लोग देखते हैं। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं और नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जलस्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है और नलकूप में पानी गहरे जलस्तरों से निकाला जाता है। तो जब कुएं होते हैं तो उसमें क्या खुदे हुए जो भाग होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें पानी क्या होगा, भूमिगत जलस्तर होता है और एकत्रित होता है पानी। जबकि नलकूप में क्या होता है तो हम जल स्तरों को गहरे पानी से निकालते हैं। इन कुओं से सिंचाई के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। तो नलकूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पंप का उपयोग करते हैं। तो अब हमारा है नहरें। यह सिंचाई का बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है।
इनमें पानी एक या अधिक जलाशय नदियों से आता है। तो जो नहरें होती हैं उनमें कई नदियों के पानी होते हैं और जलाशयों के पानी होते हैं जो मिलते हैं और उससे पानी जो होता है आता रहता है। तो नहरें जो होती हैं कि वो हमारे देश में सिंचाई का सबसे बृहद स्तर पर होता है या इसका उपयोग जो होता है किया जाता है। मुख्यतः नहर की शाखाएं निकली होती है जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। नदी जल उठाव प्रणाली, तो नदी जल उठाव प्रणाली क्या है? जिन क्षेत्रों के जलाशयों में से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ कम पानी मिलने के कारण हो, नहरों का जो बहाव हो अनियमित हो, चाहे अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, तो वहाँ पे हम जल उठाव प्रणाली का उपयोग करते हैं। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। अब हमारा है तालाब। छोटे जलाशय को जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियाँ जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक समय में हम देखते हैं कि कृषि में पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वर्षा के पानी के संग्रहण करना चाहिए, जल विभाजन का उचित प्रबंधन भी करना चाहिए। इसके लिए जो छोटे छोटे हम लोग बांध बनाते हैं जिससे भूमि के नीचे का जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकता है और मृदा अपरदन को भी कम करता है। तो जो बांध होते हैं वो मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि जब अधिक बारिश के कारण या कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण जो मिट्टी का ऊपरी सतह होता है उसका अगर क्षय होने लगता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका स्थानांतरण होता है, वही हमारा मृदा अपरदन कहलाता है। अब हमारा है फसल पैटर्न। तो फसल पैटर्न क्या है उसे हम लोग समझते हैं। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में, तो मिश्रित फसल क्या है? तो मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं चना, गेहूं सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी। इससे हानि होने की संभावना जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। तो हमारा जो मिश्रित फसल है, तो मिश्रित फसल किसे कहेंगे? तो जब हम अपने खेतों में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, जैसे गेहूं चना तथा गेहूं सरसों, गेहूं चना या गेहूं सरसों, मूंगफली तथा सरसों। तो इन प्रक्रिया से जो खेती होती है वो हमारा मिश्रित फसल कहलाता है। तो इससे हानि होने की जो संभावना होती है कम हो जाती है। फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है, क्योंकि इसमें दो फसल उग रहे हैं। तो मान लीजिए एक फसल हमारा नष्ट भी हो जाता है, तो जो दूसरी फसल होगी उसे हमको आशा रहता है कि फसल उत्पादन हो जाएगा। अब हमारा दूसरा है अंतरा फसलीकरण। तो अंतरा फसलीकरण क्या होते हैं? तो इसे हम कह सकते हैं कि जब हम दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर, माने किसी पैटर्न पर हम खेती करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो अंतरा फसलीकरण कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं तो वह हमारा अंतरा फसलीकरण कहलाएगा। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। तो अगर एक लाइन में हम यानी एक फसल है तो दूसरी लाइन में क्या होती है? अलग प्रकार की फसल होती है। जैसे इसके उदाहरण है सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क तथा रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधे में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि चित्र 12.2 में आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? अंतरा फसलीकरण है। तो ये मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक फसल है, ये क्या है? दूसरा फसल है, फिर हमारा एक फसल है और फिर ये यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा फसल। तो ये एक पैटर्न पर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अंतरा फसलीकरण कहते हैं। किसी खेत में क्रमवार
पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। तो जो परिपक्वन काल के आधार पर जो विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है, एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलों का अच्छा से उत्पादन किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम फसल चक्र का अच्छा से उचित ढंग से उपयोग करेंगे तो हम देखेंगे कि एक वर्ष में 2 या 3 फसलों का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। अब हम फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में देखते हैं कि हमारा फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या होता है। तो हम खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो जो फसल में हमारा खरपतवार होता है वो या कीट लग जाते हैं या पीड़क होते हैं जो रोगों से प्रभावित होती है, तो उसमें समय में क्या करना चाहिए कि समय रहते ही उन खरपतवारों पीड़कों को हमें नियंत्रित अगर नहीं करेंगे तो फसल को बहुत हानि होगी, जिससे हमारा क्या होगा कि जो खरपतवार योग्य कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं जैसे गोरुख, जैंथियम, गाजर घास या पार्थेनियम या मोथा, जिसे हम साइरेनस रोन्टेडस कहते हैं, तो जो ऐसे खरपतवार के ये सभी जो है कि प्रकार हैं। तो खरपतवार जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो हमारा गोरुख होता है जिसे हम लोग जैंथियम भी बोलते हैं, गाजर घास जो खेतों में उगते हैं उन्हें हम पार्थेनियम भी बोलते हैं, और मोथा जो होते हैं उन्हें हम साइरेनस रोटेंडस कहते हैं। तो इन सभी से भी हम लोगों को फसलों की सुरक्षा करनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो जो खरपतवार होते हैं वो भी भोजन और स्थान और प्रकाश के लिए वो फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसके साथ करेंगे? फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये दोनों में जो होता है वो भोजन, स्थान और प्रकाश का बंटवारा हो जाता है। इसीलिए जो फसल होंगे वो उनके साथ साथ खरपतवार भी ग्रो होते हैं, जिससे हमारे फसल से जो उत्पादन होने वाले हैं वो कम होने लगते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि जो होती है वो हमारा कम हो जाता है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार जो खेतों में होते हैं उन्हें हमें निकाल देना चाहिए। प्रायः कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। तो जो कीट होते हैं या कीट पीड़क होते हैं वो पौधों पर 3 प्रकार से जो होते हैं वो आक्रमण करते हैं। पहला हम देखते हैं कि ये मूल, तने और पत्तियों को काट देते हैं। दूसरा हमारा है ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। तीसरा हमारा है ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन जो होते हैं उन्हें क्या करेंगे, ये कम कर देते हैं। तो हमारा क्या है 3 मूल आक्रमण जो कीट पीड़क करते हैं, तो ये तने, मूल और पत्तियों को क्या करते हैं, काट देते हैं। ये विभिन्न पौधे के कोशिकीय जो रस होते हैं उसे चूस लेते हैं और ये तने और फलों में क्या करेंगे, छिद्र कर देते हैं। पौधे में रोग बैक्टीरिया, कवक, वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। तो पौधे में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बैक्टीरिया, कवक और वायरस से होते हैं। ये मिट्टी, पानी, हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधे में फैलते हैं। खरपतवार कीट रोगों पर कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग होता है। तो इनमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो हमारा पीड़कनाशी रसायन का छिड़काव करने से हम इन पर नियंत्रण कर पाते हैं। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी आते हैं। तो जो पीड़कनाशी रसायन है उनके अंतर्गत हमारा क्या क्या आ जाता है, तो शाकनाशी आता है, कीटनाशी आती है, कवकनाशी आती है। इन रसायनों को फसल के पौधे पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे ये कई पौधे तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं। तो ये कई पौधे होते हैं या जानवर होते हैं उनके लिए ये विषैले भी हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। यांत्रिक विधियों द्वारा खरपतवारों को हटाना भी एक विधि है। तो जो हमारा यांत्रिक विधि है वो भी एक खरपतवार को हटाने की एक विधि है। इसमें निरोध विधियां हैं, जैसे समय पर
फसल उगाना, उचित क्यारियाँ तैयार करना, अंतरा फसलीकरण करना, फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रण करने में सहायक होती है। तो जो हमारा फसल चक्र होता है वो खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो इन्हें हम लोग जो निरोध विधियाँ है, जैसे समय पर हम फसल उगाना, उचित क्यारियाँ तैयार करना या अंतरा जो फसलीकरण है उसके द्वारा हम लोग फसल की यांत्रिक विधियों द्वारा खरपतवार को हटा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग। ग्रीष्मकाल में हल जुताई से कुछ निरोध विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल किया जाता है। तो अगर हम लोग खरपतवार को नष्ट करना चाहते हैं तो जो ये विधियां हैं उसमें क्या करते हैं, हम लोग खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाते हैं। मतलब मिट्टी जो हमारी रहती है उसको अधिक गहराई में ले जाकर उसकी हम जोताई करते हैं या हल चलाते हैं, जिससे जो हमारे खरपतवार होते हैं वो अंदर होते हैं, वो उसमें बाहर आ जाते हैं और उसको हम लोग सफाई कर सकते हैं और खेतों से हटा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं अनाज का भंडारण। तो हम अनाज का भंडारण कैसे करेंगे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक, तो जैविक कारक क्या क्या हो जाते हैं, कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु तथा इस हानि के अजैविक जो कारक हैं जो भंडारण के साथ उपयुक्त नमी तथा ताप का अभाव। तो भंडारण के समय अन्न का जब हम भंडारण करते हैं तो उसके बहुत से भंडारण में हानि आती है। तो जो जैविक हानि होती है, तो जैविक हानि में कीट जो होते हैं, कृंतक है, कवक है, चिंचड़ी है या जीवाणु है, ये सभी जैविक रूप से हमारे जो कृषि उत्पादन में अनाज का भंडार होता है उसमें हानि पहुंचाते हैं। जबकि जो अजैविक हानियां होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हम जहां भंडारण करते हैं वहां पर उपयुक्त नमी हो जाती है और ताप का अभाव होने के कारण जो होता है कि उनमें अजैविक जो होता है कि कृषि उत्पाद के भंडारण में हानि करती है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं और ये कारक जो होते हैं कि हमारा उत्पाद की गुणवत्ता होगी उसको खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुरन करने की क्षमता भी कम कर देते हैं, उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। अब जब इन सारी लक्षणें जब हमारे अनाज में आ जाती है तो ये जो हमारा मार्केट में जो वैल्यू मिलता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उत्पाद की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंध होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे गाँवों में, कस्बों में, हर जगह कहीं कहीं देखते हैं कि कोल्ड स्टोर बना रहता है, जहाँ पे क्या होता है तो अनाजों का भंडारण किया जाता है। निरोधक एवं नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में, तथा धूमक फ्यूमिगेशन का उपयोग करते हैं जिससे कि पीड़क मर जाए। तो इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग जो होते हैं कि अनाज को पहले बेहतर करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ताकि भंडारण में जो हो कि हमको कठिनाई ना हो और हमारा जैसा अनाज है वैसा ही रहे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारा अनाज उपजता है उसको जब हम काट उट के अच्छे तरह से रख लेते हैं तो उसे हम लोगों को भंडारण करने से पहले सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से हमें सुखा लेना चाहिए। और जब सूर्य के प्रकाश में हम सुखा लेंगे तो फिर उसे हमें छाया में सुखाना चाहिए। उसके बाद जो होता है कि धूमक का उपयोग करना चाहिए, जिसे हम लोग फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो फ्यूमिगेशन का उपयोग करने से हमारे क्या होते हैं, जो पीड़क होते हैं वो मर जाते हैं। अब हम आगे 12.2 में पशुपालन को देखते हैं। तो पशुपालन हमारा क्या होता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पशुपालन में क्या क्या आते हैं उन सभी चीज़ों को भी हम देखते हैं। पशुधन के प्रबंध को पशुपालन कहते हैं। तो जब हम पशुधन का प्रबंधन करते हैं, उसकी रख रखाव, सुरक्षा की जिम्मा लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा पशुपालन कहलाता है। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। तो पशुपालन की जो क्रिया होती है उसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, तो जब हम पशु को भोजन देते हैं, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करते हैं तो वही हमारा पशुपालन कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध,
तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। इसलिए पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन में कुछ नई परेशानियां भी आ गई है। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने तथा उसमें सुधार की आवश्यकता है। अब हमें देखिए सारणी 12.2 में पशु उत्पादक पोषक मान प्रतिशत में दिया हुआ है। तो जो हम ये हमारा इस साइड में पशु का जो उत्पाद है वो है, यहाँ पोषक तत्वों की प्रतिशत है और कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं उसकी हम इसमें सारणी में दिया हुआ है। तो पहला हमारा है दूध। तो दूध में देखते हैं तो वसा जो होती है वो हमारा 3.60 होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है वो 4.00 होता है, जबकि हमारा दूध में शक्कर जो होता है 4.50 होता है, खनिज जो होते हैं 0.70 होते हैं, जल की जो मात्रा होती है हमारे दूध में 87.20 होता है। दूध में जो होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ई पाया जाता है। आगे हम अंडा में देखते हैं तो इसमें वसा जो होती है 12% होती है, जो प्रोटीन होता है 13% होती है, खनिज जो होता है 1% होता है, जल की जो मात्रा होती है अंडा में वो 74% होता है और अंडा में B2 और डी विटामिन पाया जाता है। तो पूछेगा अंडा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो B2 और डी पाया जाता है। अब हमारा तीसरा है मांस। तो मांस में जो होता है कि वसा जो होती है 3.6 होती है, प्रोटीन जो होता है 21.10 होता है, जो खनिज है 1.10 है, जल की मात्रा जो होती है वो 74.20 है और मांस में जो होता है कि B2 और B12 विटामिन पाया जाता है। अब हमारा लास्ट में है मछली। तो मछली में वसा जो होती है वो 2.5 होती है, प्रोटीन 19% होता है, खनिज जो होता है 1.3% होता है, जल की मात्रा जो होती है वो 77.2% होती है और मछली में नियासिन डी, विटामिन डी और विटामिन ए पाया जाता है। तो मछली जो होती है उसमें नियासिन डी और ए विटामिन पाया जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो पशु उत्पाद है और यहाँ पे जो दिया हुआ है विटामिन, तो ये VVI है, हमेशा इसे याद रखिएगा कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यहाँ अंडा में कौन सा पाया जाता है, मांस में कौन सा पाया जाता है, मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इन सभी को आप सारणी या क्रमबद्ध तरीके से याद रखिएगा, ये आगे के क्लासों में आपको बहुत ही उपयोगी करेगा या कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभी पूछते रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा पशु कृषि। तो पशु कृषि क्या है उन चीज़ों को हम समझते हैं। पशुपालन के 2 उद्देश्य हैं। तो जो हम पशुपालन करते हैं तो उसके मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य, हल चलाना, सिंचाई, बोझ ढोने के लिए पशुओं का पालना। तो जो पशुपालन का उद्देश्य होते हैं वो हमारा मेनली जो होता है कि हम पशुओं को दूध देने के लिए तथा जो कृषि कार्य होते हैं उनके लिए हम उनका पशुपालन करते हैं। जैसे कृषि कार्य में आ जाते हैं हल चलाना, सिंचाई, बोझ ढोना, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं इन्हीं के लिए हम पशु का पालन करते हैं या पशुपालन करते हैं। भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पीसीज है। तो जो भारतीय मूल में जो होती है वो पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पीसीज है, माने जाति है। पहला हमारा है गाय, जिसे हम लोग वॉस इंडिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉस इंडिकस कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। गाय का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? वॉस इंडिकस है। दूसरा हमारा हो जाता है भैंस, जिसे हम लोग वॉस बुवेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉस बुवेलिस कहते हैं। तो ये जो हमारी होती है वो साइंटिफिक नाम है। तो भैंस जो होते हैं, तो गाय और भैंस 2 मुख्यतः पालतू पशु है जो हमारे देश में पाली जाती है। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। तो जो दूध देती हैं मादाएं वो उन्हें हम दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। तो जो दूध उत्पादन होते हैं वो पशु के दूध स्रवण के जो काल होते हैं, जो काल होंगे उन्हीं पर जो होता है कि सीमा का निर्धारण करता है। तो पशु जो है कि प्रजनन करते हैं, बच्चे अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी समय उनका दुग्ध स्रवण होता है। तो हम सब समझ सकते हैं कि दूध उत्पादन का जो सिंपल अर्थ हो जाएगा, तो जब बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। तो अब हम इस
प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध स्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा दुग्ध स्रवण काल होते हैं उन्हें हम बढ़ाने से बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग उन्हें प्रोटीन जो युक्त होते हैं वो भोजन उन्हें देते हैं और दलहन चीज़ों को हम लोग देते हैं, या कभी कभी इसके जगह हम लोग उसे में जो दवा होते हैं वो भी खिला देते हैं। इस प्रकार दूध उत्पादन लंबे समय तक दुग्ध स्रवण काल के लिए विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। तो जो हमारे देश में विदेशी नस्लें पाई जाती हैं उनमें जर्सी और ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों में जैसे रेड सिंधी और साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। तो हमारे देश में जो रेड सिंधी और साहिवाल गाय पाई जाती है वो हमारी देसी नस्लें हैं। तो इनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, जबकि जो विदेशी नस्लें की गाय होती है उनमें दूध की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, दूध देने की क्षमता अधिक होती है। तो क्या किया जाता है कि इन दोनों नस्लों के संकरण कराया जाता है और एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिससे दोनों ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबा दुग्ध स्रवण काल हो। तो ऐसी हम लोगों को संतति की प्राप्ति हो जाती है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक हो और लंबा दूध दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों नस्लों को आपस में संकरण कराकर एक दोनों की ऐच्छिक गुण वाले एक संतति को प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ये हमारा रेड सिंधी है, ये हमारा शाही है। तो ये दोनों जो है कि भारतीय नस्ल की पशु हैं। अब हम आगे देखते हैं, गाय हैं। उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई, आवास की आवश्यकता होती है। तो जब हम उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में जो पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए हमें गाय तथा भैंसी के शरीर की उचित सफाई, आवास की आवश्यकता और पशु के शरीर पर झरे हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार, रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु डेयरी के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। तो जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनकी आहार की दो प्रकार की आवश्यकता होती है। एक तो हमारा हो जाता है कि एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, तथा दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए रखे। इसकी आवश्यकता दूध स्रवण काल के समय में होती है। तो जो दूध उत्पादन बढ़ाने की जो आहार होते हैं वो उसके दूध स्रवण जब काल चलते हैं तो उस समय हम लोगों को उनको दिया जाता है। पशु आहार के अंतर्गत मोटा चारा, रुसांस जो प्रायः मुख्यतः रेसे होते हैं। तो मोटा चारा जो होता है वो प्रायः जो होते हैं मुख्यतः रेसे होते हैं, तथा दूसरा जो होता है वो सांद्र जिनमें रेसे कम होते हैं। तो एक हमारा होता है मोटा चारा जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेसे होते हैं, जबकि एक हमारा होता है सांद्र। तो वो सांद्र जो होते हैं उनमें कम रेसे होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व तो अधिक होते हैं। तो उनमें रेसे तो कम होते हैं लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं और प्रोटीन होता है वो अधिक मात्रा में होता है। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक जो स्वस्थ पशु होते हैं वो नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता है और उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। तो पशु में हम देखते हैं कि उनके बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। तो जो बाह्य परजीवी होते हैं वो त्वचा पर रहते हैं जिनसे पशु को त्वचा रोग हो सकता है, और जो अंतः परजीवी होते हैं जैसे कीड़े, आमाशय या तथा आंत को या तथा पर्णकर्ण को, यकृत को प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पशु होते हैं उनमें दो परजीवी पाए जाते हैं। एक हमारा होता है बाह्य परजीवी और दूसरा होता है अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी जो होते हैं वो त्वचा पर रहते हैं जिनसे पशु को त्वचा रोग होता है, और जो अंतः परजीवी होते हैं वो आमाशय तथा आंत तथा पर्ण कृमि में होते हैं जो यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग,
बैक्टीरिया वायरस के कारण होते हैं। तो पशुओं में जो संक्रामक रोग होते हैं, फैलने वाले रोग होते हैं, वो बैक्टीरिया और वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जो जनित रोग हैं वो पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। तो इस प्रकार के कई बीमारियां होती हैं जो विषाणु और जीवाणु से, तो इन रोगों से बचाने के लिए पशुओं को क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। अब हमारा कुक्कुट या मुर्गी पालन, तो जो कुक्कुट होता है उसे हम लोग मुर्गी कहते हैं। तो मुर्गी पालन या कुक्कुट के बारे में हम लोग अब देखते हैं। अंडे और कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि मुर्गी पालन हम लोग किस लिए करते हैं, तो अंडे तथा कुक्कुट के माने मुर्गी के मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग मुर्गी पालन करते हैं। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा कुक्कुट पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, उसमें उन्नत किस्म की जो मुर्गी की नस्लें होती हैं उसको विकसित किया जाता है। अंडे के लिए अंडा देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है। मांस के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है। तो जो मुर्गी अंडे देती है उसे हम लोग लेयर कहते हैं। तो अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहेंगे? लेयर कहेंगे। इसीलिए हम लोग अंडे देने के लिए लेयर मुर्गी का पालन करते हैं और मांस के लिए हम लोग ब्रॉयलर मुर्गी का पालन करते हैं। अब हम देख रहे हैं चित्र 12.4 में हमको 2 मुर्गी का चित्र दिया हुआ है। ये हमारा एसील है और ये हमारा लेगहॉर्न है। ये देसी नस्ल है, ये हमारा विदेशी नस्ल के मुर्गी हैं। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसील और विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। तो देसी और विदेशी नस्लों का संकरण कराकर उनके अगले माने एक ऐच्छिक नस्ल की जो हमें मुर्गी प्राप्त होती है। जैसे चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता बढ़ाना, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु, गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता। तो हम मुर्गियों का संकरण क्यों कराते हैं? तो गर्मियों के अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए, उच्च तापमान में जो उनमें सहने की क्षमता आ जाए। जो विदेशी मुर्गी है उनमें देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता हो, अंडे देने तथा ऐसी क्षमता पक्षी जो कृषि के उत्पाद एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सके। और इसलिए भी संकरण कराया जाता है ताकि वो जो अंडे देने वाली या ऐसी क्षमता वाली पक्षी जो कृषि के उत्पाद हो, जो कृषि के द्वारा ही जो उत्पन्न प्रोडक्ट हो, उसी से सस्ते रेशेदार आहार का वो उपयोग कर सके। अब हम अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन, तो अंडा और ब्रॉयलर का उत्पादन कैसे हो कि हमें उसकी वृद्धि हो सके, चूजों में अच्छी वृद्धि हो सके और अच्छी दक्षता की हमको विटामिन से प्रचुर मात्रा में आहार मिल सके। तो हम देखते हैं कि ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर, अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है। मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणाली बहुत ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों, पीड़कों पर नियंत्रण एवं उनसे बचाव करना भी शामिल है। ब्रॉयलर की आवास, पोषण और पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती है। तो जो हमारे मांस वाले मुर्गी होते हैं उनके आवास और पोषण तथा पर्यावरणीय जो आवश्यकताएं हैं वो अंडे देने वाली मुर्गी से कुछ भिन्न होती है। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो जो हमारी मांस वाले मुर्गी होती हैं, ब्रॉयलर होते हैं, उनके आहार में प्रोटीन और वसा की जो होती है वो प्रचुर मात्रा होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। जबकि हम देखते हैं कि जो कुक्कुट मुर्गी होती हैं, अंडे देने वाली मुर्गी होती है, उनमें विटामिन ए और विटामिन के जो होता है कि वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जीवाणु होते हैं, विषाणु है, कवक है, परजीवी है तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से
रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिससे महामारी से ये ग्रसित न हो। इन सावधानियों को बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। तो जब हम इन तरह की सावधानियां और टीकों लगवाएंगे मुर्गी को, तो क्या होगा कि उनसे जो हानि रोगों जब फैलेंगे तो उनसे जो हमें हानि होगी वो बहुत ही कम होगी, न्यूनतम होगी। अब हम आगे मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन के बारे में देखते हैं। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। तो जो हम देखते हैं तो हमारे भोजन में जो मछली है वो प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन और मोलस्क सम्मिलित है। तो जो हम देखते हैं तो पंखयुक्त मछलियाँ होती हैं वो प्रॉन होती हैं, जबकि कवचीय मछलियाँ हैं वो मोलस्क है। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं। तो जो मछली हम लोग प्राप्त करते हैं उसकी दो विधियां होती है। एक हमारा हो जाता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हमारा हो जाता है मछली पालन। तो दूसरा जो है कि पहला जो है कि हम प्राकृतिक से हमें मछली मिलती है जिसे मछली पकड़ना भी कहते हैं। तो जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिसे हम मछली पकड़ना कहते हैं, और दूसरा हमारा स्रोत क्या होता है तो हम मछलियों का पालन करते हैं या मछली संवर्धन भी इसे कहते हैं। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल या ताज़ा जल अलवणीय जल है। अलवणीय जल नदियों तालाबों में होता है। तो जो अलवणीय जल होते हैं वो नदियों तथा तालाबों में होता है, जबकि समुद्र में क्या होता है तो वहाँ लवणीय जल होते हैं। इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताज़े जल के लिए पारिस्थितिक तंत्र में किया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं समुद्री मत्स्यिकी। तो समुद्र में जो मछली होते हैं उन्हें कैसे पकड़ा जाए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत का समुद्री मछली संधान क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पॉम्फ्रेट। तो जो सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ हैं वो क्या क्या हैं तो पॉम्फ्रेट है, मैकर्ल है, टूना है, सार्डाइन है, बॉम्बे डक है। तो ये सभी जो है कि ये प्रसिद्ध जो है कि समुद्री मछलियां हैं। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। तो हम समुद्री मछली के पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का मछली पकड़ने वाली नाव से उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है। तो कुछ जो आर्थिक महत्व के जो इकोनॉमिकल हमको इम्पोर्टेंट होते हैं वैसी मछलियों को हम लोग समुद्री मछलियों का समुद्री जल में ही संवर्धन कर देते हैं। इनमें प्रमुख है मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट। तो ये तीन मछलियाँ होती हैं, मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट। इन्हें समुद्र के जल में ही हम लोग संवर्धन कर देते हैं। कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा, मसल और ओयस्टर तथा साथ ही समुद्री खरपतवार जो होते हैं, तो ये सभी जो क्या है ये कवचीय मछलियाँ हैं। तो कवचीय मछली में क्या क्या आ जाते हैं तो हमारा झींगा आ जाता है जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रॉन भी बोलते हैं, मसल, ओयस्टर एवं साथ साथ समुद्री जो खरपतवार होते हैं ये सभी क्या है तो कवचीय मछलियाँ हैं। अब हमको आगे कह रहा है कि ओयस्टर का संवर्धन मोतियों प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा ओयस्टर होता है उसका संवर्धन हम लोग मोती प्राप्त करने के लिए करते हैं। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडारण स्टॉक कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। तो मान लीजिए कि अगर भविष्य में हमें समुद्री मछलियों का भंडारण कम होने लगे तो इन अवस्था में जो हम मछलियों की पूर्ति के लिए जो पूर्ति होगी वो संवर्धन के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मेरीकल्चर कहते हैं। तो इस तरह की प्रणाली जो होती है उन्हें हम लोग समुद्री संवर्धन या मेरीकल्चर कहते हैं। अब चित्र 12.5 में देख सकते हैं, यहाँ हमें मैक्रोब्रेकियम रोजेन वर्गी या पीनस मोनडोन, तो ये दोनों जो है कि ये समुद्री मछली है, ये हमारा पीनस मोनडोन जो है ये समुद्री है, जबकि ये ताज़ा पानी ये तालाब का झींगा है। इसे क्या कहते हैं तो मैक्रोब्रेकियम रोजेन वर्गी कहते हैं। अब हम आगे अंतःस्थलीय मत्स्यिकी के देखते हैं। जो हम नदियों, तालाबों, पोखर में मछली को पालते हैं वो हमारा अंतःस्थलीय मत्स्यिकी कहलाता है।
ताज़ा जल के स्रोत जैसे नाले, तालाब, पोखर, नदियाँ, खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं जैसे कि नदी मुख, तो जहाँ दो नदियाँ आपस में आकर मिलती है समुद्र में, वो हमारा क्या कहलाता है? नदी मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? नदी मुख। जब 2 या 3 नदियाँ समुद्र में आकर मिलती हैं तो वहाँ जो एस्चुरीज बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नदी मुख कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है, तथा जो लैगून होते हैं वहाँ भी मत्स्य भंडारण होते हैं। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। तो इन जो स्रोत होते हैं उनसे अधिकांश जो होता है मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। तो जो हमारा मछली संवर्धन होते हैं कभी कभी धान की फसल के साथ ही किया जाता है। अधिक जो होते हैं मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। तो अधिक जो मछली का संवर्धन होता है वो मिश्रित मछली संवर्धन से किया जाता है। अब हम इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 या 6 मछलियों की स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे तंत्र में हम देखते हैं कि एक ही तालाब में 5 या 6 मछलियों की जातियों को स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो। तो ऐसी मछलियों को हम लोग चुनते हैं ताकि उनमें आहार की प्रतिस्पर्धा न हो, जैसे वो एक दूसरे को खाए नहीं, उसका जो हो वो पोषण नहीं करे, आहार के रूप में उसको ग्रहण न करे। इन सभी का जो हो कि आहार जो हो वो अलग अलग होनी चाहिए। इन सभी का आहार क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। इनके आहार भिन्न भिन्न हो। इनके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कातला जो होते हैं वो मछली की सतह से अपना भोजन लेती है। तो जो कातला होते हैं वो मछली की सतह से अपना भोजन लेते, मछली जल की सतह से अपना भोजन लेते हैं। जो रोहू होते हैं वो रोहू मछली वो तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। मिरीगल या कॉमन कॉर्प तालाब की तली से भोजन लेते हैं। ग्रॉस कॉर्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना आहार लेती है। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? तो मछली उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारा जो है ए में ये हमारा कतला है। क्या है? कतला है। ये हमारा सिल्वर कॉर्प है। क्या है? सिल्वर कॉर्प है। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा रोहू है। रोहू है। ये हमारा जो है कि ग्रास कॉर्प है। क्या है? ग्रास कॉर्प है। ये हमारा मृगल है। मृगल है। ये हमारा कॉमन कॉर्प है। क्या है? कॉमन कॉर्प है। तो यहाँ कॉमन कॉर्प है जिसे हम लोग आसान भाषा में इसे कमल काट भी कहते हैं। तो कमल काट जो होता है कि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही नाम जो होता है क्या होता है? तो कॉमन कॉर्प होता है। यहाँ हम लोग ग्रॉस कॉर्प को क्या बोलते हैं? तो देहाती बोलचाल की भाषा में इसे घास काट बोलता है। क्या काट बोलता है? घास काट बोलता है। तो ये भी जो होता है कि इसका गलत नाम है। इसका जो ओरिजिनल नाम है या साइंटिफिक नेम है क्या है? ग्रॉस कॉर्प है। ये रोहू और कतला तो सेम ही नाम है। तो जो हम आगे देखते हैं मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती है। तो जो मिश्रित मछली संवर्धन होते हैं उनमें एक समस्या है और ये है कि ये कई मछलियां होती है जो केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती है। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिम्ब का मतलब होता है वो छोटे छोटे मछली के जो अंडे होते हैं उसे हम लोग डिम्ब कहते हैं। मछली जब छोटे छोटे अंडे देती है तो वो क्या कहलाता है? डिम्ब कहलाता है। यदि मत्स्य देसी नस्ल के लिए जाए तो अन्य स्पीसीज के डिम्बों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिम्बों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियाँ खोजी जा रही है कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। तो ऐसी तकनीक को हम लोग खोज रहे हैं जिससे इन मछलियों में जो संवर्धन हो वो हार्मोन का उपयोग के द्वारा किया जा सके। ऐसे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिम्ब प्राप्त होते रहेंगे।
अब हम आगे मधुमक्खी पालन के बारे में देखते हैं। तो मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है। तो मधु होते हैं, उनका जो हम उपयोग देखते हैं तो उनका जो उपयोग है वो सर्वत्र होता रहता है। अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उत्तम एक कृषि उद्योग बन गया है। तो इसीलिए जो मधुमक्खी पालन है वो एक उत्तम कृषि उद्योग बन गया है। चूँकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश होता है, कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन के अतिरिक्त साधन मानते हैं। तो जो मधुमक्खी पालन होते हैं उनमें पूंजी का जो निवेश है वो बहुत कम होता है, इसीलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं, एक्स्ट्रा मानते हैं कि इससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो हम देखते हैं कि जो शहद के अतिरिक्त जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनसे हमें मोम की प्राप्ति होती है। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। तो जो मोम का उपयोग होता है उसे हम लोग दवाई बनाने के रूप में या औषधि तैयार करने के रूप में उपयोग करते हैं। अब हम व्यावसायिक स्तर पर जो हमारा मधु है, मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका और सामान्य भारतीय मक्खी, तो ये सामान्य साधारण भारतीय मक्खी है, जबकि एपिस डोरसेटा एक शैल मक्खी है तथा एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी है का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इटली का जो एक मक्खी है एपिस मेलिफेरा, उसका प्रयोग हम लोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करते हैं। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रायः प्रयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो जो हम इटली मक्खी को देखते हैं उसमें मधु एकत्र करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती है, वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है, और जो वो छत्ते बनाई रहती है उसमें वो काफ़ी समय तक रहती है और डंक भी कम मारती है। वे जो होती है उनमें प्रजनन तीव्रता से करती है। तो जो इटली मक्खी है उनमें जो प्रजनन होती है वो तीव्रता के साथ होती है। और व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका तथा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। और व्यावसायिक रूप से जब हम मधुमक्खी का उत्पादन करना चाहते हैं तो मधु उत्पादन के लिए हम लोग मधु वाटिका या मधुमक्खी फार्म बनाते हैं। मधु की कीमत तथा गुणवत्ता मक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करते हैं। तो जो हमारी हनी की क्वालिटी होगी, मधु की क्वालिटी होगी, वो कीमत तथा उसकी जो गुणवत्ता होती है वो मक्खियों के चारागाह तथा मधु को एकत्र करने के लिए जो उपलब्ध फूल होते हैं उन पर निर्भर करती है। क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों के मकरकंद तथा पराग एकत्र करती है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की जो किस्में होती है वो मधु को स्वाद को निर्धारित करती है। तो जो इन सभी की चारागाहों की जो उपलब्धता होती है उसके पर्याप्त भी अलावा भी जो होती है तो फूलों की किस्में जो होती है वो मधु के स्वाद को निर्धारित करती है। अगर फूलें अच्छी क्वालिटी की हो तो जो मधु होगी वो भी अच्छी क्वालिटी की हमें मिलती है। अब हम इस अध्याय में हमने क्या क्या चर्चा किए हैं उन सभी बिंदुओं को एक बार पुनः हम देखते हैं। तो हमने इस अध्याय में देखा था कि जो हमारे फसल होते हैं तो फसल के लिए अनेक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, मिट्टी से शेष पोषक प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषक की मात्रा अधिक होती है इसलिए उन्हें वृहद पोषक कहते हैं, और शेष अन्य पोषक कम मात्रा में होती है जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फसल के लिए हम जिस तरह से हम मनुष्य भोजन को अब ग्रहण करते हैं तो उससे हमें हमारे शरीर को आवश्यक पोषक मिलते हैं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति है। उसी प्रकार से जो फसल होते हैं वो भी अनेक पोषकों की आवश्यकता होती है। तो जो फसल होते हैं वो हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन लेते हैं, पानी से वे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, मिट्टी से शेष पोषक प्राप्त करते हैं जैसे खनिज, लवण, ये सभी जो होती हैं, जल, ये सभी उन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। और इन पोषकों में कुछ पोषक जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। तो इन पोषकों में जो अधिक मात्रा में पोषक होते हैं उन्हें हम वृहद पोषक कहते हैं, और शेष जो होते हैं वो कम पोषक मात्रा में होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक कहते हैं। आगे हमने देखा था कि जो
फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत हैं वो खाद और उर्वरक हैं। तो फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत क्या है? खाद और उर्वरक है। खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग शब्द हैं। जब हम कंपोस्ट करते हैं या वर्मिंग करते हैं उससे जो हमें मिलता है उसे हम लोग खाद कहते हैं। तो खाद जो होते हैं वो हमारे जो कार्बनिक होते हैं, जैसे कि हमारा कोई अपशिष्ट पदार्थ होता है, कचरे होते हैं, कूड़े होते हैं, या हमारा अन्न होता है, या जब जीवों का अपघटन होता है तो उनसे जो मिलता है वो खाद होते हैं। लेकिन जो हम रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा फसल के पोषक को पूर्ति करने के लिए जिनका उपयोग करते हैं वो हमारा उर्वरक कहलाता है। आगे हमने देखा था कि कार्बनिक कृषि प्रणाली में उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा शाकनाशकों का न्यूनतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वास्थ्य फसल तंत्र के साथ साथ कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। तो हमने देखा था कि जो हमारा कार्बनिक कृषि प्रणाली होती है उनमें उर्वरक, पीड़कनाशकों और शाकनाशकों का जो उपयोग होता है वो न्यूनतम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। इन प्रणालियों में जो होते हैं वो उसमें स्वस्थ फसल तंत्र के साथ साथ कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्टों और जैव जो कारक होते हैं उनका अधिकतम उपयोग होता है। हमने ये भी देखा था कि हमारे देश के सिक्किम जो राज्य है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फेमस है, कार्बनिक कृषि प्रणाली के लिए फेमस है। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में सिक्किम में कार्बनिक जो कृषि प्रणाली होती है। आगे हमने देखा था कि विशेष फार्म में फसल उत्पादन, पशुपालन आदि में बढ़ावा देने के लिए खेती को मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। तो जब हम विशेष फार्म में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को बढ़ावा देने वाली जो खेती करते हैं उसे हम लोग मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। आगे हमने देखा था मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में साथ उगाते हैं। तो मिश्रित खेती क्या होती है या मिश्रित फसल क्या होती है? तो हमने देखा था कि जो मिश्रित फसल होते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। आगे हमने देखा था कि जब हम 2 या 2 से अधिक फसल को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। तो जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न में उगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण कहते हैं। आगे हमने देखा था कि एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। जब हम एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि हम एक खेत में सामान्यतः कि फसल चक्र के कारण 2 से 3 फसलों को साल भर में उगा सकते हैं। एक साल में हम 2 से 3 फसलों को एक खेत में उगा सकते हैं और इससे जो कृषि उत्पादन होगी अन्न के उत्पादन में या फसल के उत्पादन में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। आगे हमने देखा था कि उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक अजैविक कारकों के प्रतिरोधकता, अल्प परिपक्वन काल, बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल तथा ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता होती है। तो हमें नस्ल सुधार की आवश्यकता क्यों होती है? तो अच्छी उत्पादन के लिए या उच्च उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता जैसे जैविक अजैविक कारकों के प्रति उसकी जो रोग प्रतिरोधकता हो वो ज़्यादा हो, अल्प परिपक्वन काल हो, मैंने कम ही समय में जो हो कि वो बेहतर उनका जो परिपक्वन काल हो वो पूरा हो जाए, बदलती परिस्थितियों के लिए वो अनुकूल हो तथा ऐच्छिक जो सस्य विज्ञान हो वो भी गुण उनमें विद्यमान हो। इसीलिए हम लोग नस्ल सुधार की आवश्यकता होती है और नस्ल सुधार करते हैं, जिसके लिए हम संकरण पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जो आगे हमने देखा था कि फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन, रोगों का नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो हमने देखा था कि पशुपालन क्या है, तो पशुपालन किसे कहते हैं? तो जब हम फार्म में पशुओं के लिए उचित देखभाल, प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन और रोगों पर नियंत्रण करते हैं या करने की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग पशुपालन कहते हैं या पशुपालन कहते हैं। आगे हमने देखा था कि कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो हमारा मुर्गी पालन है उसमें हम मुर्गी पालन इसलिए करते हैं क्योंकि घरेलू जो मुर्गियों हो उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। जो हमारा कुक्कुट
पालन के अंतर्गत अंडे उत्पादन और मुर्गों के मांस के लिए ब्रॉयलर उत्पादन होता है। तो हमने ये भी देखा था कि जो हमने कुक्कुट का पालन करते हैं उनमें जो अंडे देने वाले कुक्कुट होते हैं उन्हें हमने लेयर कहा था। क्या कहा था? लेयर कहा था। इसका इस्तेमाल जो होता है सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं, जबकि जो मांस के लिए हम जिन मुर्गी को पालते हैं उन्हें हम ब्रॉयलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉयलर कहते हैं। आगे हमने देखा था कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्नत किस्म की नस्लों के लिए भारतीय देसी तथा बाह्य नस्लों में संकरण कराते हैं। तो जो मुर्गी पालन होते हैं उनमें अगर हमको उत्पादन में बढ़ाना है, उत्पादन में वृद्धि करना है या उन्नत किस्म की नस्ल है तो उनमें क्या करते हैं कि भारतीय और देसी नस्लों में हम क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं। आगे हमने ये भी देखा था कि समुद्र तथा अंतःस्थलीय स्रोतों से मछलियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग मछली कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हमने देखा था कि दो मुख्यतः सोर्स होते हैं जहाँ से हम मछली प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारा होता है समुद्र और दूसरा होता है हमारा अंतःस्थलीय। तो अंतःस्थलीय में हमने देखा था कि झील, नदी, तालाब, पोखर ये सभी जो आ जाते हैं इन सोर्सों से हम लोग पढ़ते हैं। और मछलियाँ प्राप्तों के लिए हम लोग जो समुद्री जो संवर्धन होते हैं, मछली संवर्धन होते हैं, उन्हें भी हम लोग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका हम लोग क्या करते हैं? संवर्धन करते हैं। समुद्र अथवा अंतःस्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में से कर सकते हैं। तो जो हमारा मछली उत्पादन को हम बढ़ाए कैसे, उनके लिए हम क्या करते हैं? संवर्धन करते हैं। समुद्र तथा अंतःस्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में कर सकते हैं। तो ये इन दोनों परिस्थितियाँ जो होती है समुद्र या अंतः, इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं? संवर्धन करके उनकी जो उत्पादन होती है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। आगे हमने देखा था कि जो समुद्री मछली को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं। तो हम समुद्री जो मछलियाँ होती है उन्हें पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीर तापमापी उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने में के लिए जाल का प्रयोग करते हैं। आगे हमने देखा था कि जो मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र है प्रायः मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। तो जो मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र है वो मछली को पालने के लिए हम लोग अपनाते हैं। आगे हमने देखा था कि जो मधुमक्खी पालन है उससे हमें मधु और मोम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग जो मधुमक्खी का पालन क्यों करते हैं? पेसी कल्चर जिसे कहते हैं। तो इसके हम लोग मधुमक्खी क्यों पालन करते हैं? तो इससे हमें मधु माने हनी और मोम प्राप्त करने के लिए हम लोग मधुमक्खियों को पालन करते हैं। और इसमें जो इसकी आर्थिक बजट होती है वो सबसे कम होती है। आर्थिक निवेश जो है वो सबसे कम होता है, इसलिए ये किसान के लिए धनार्जन का अतिरिक्त साधन है। किसान के लिए धनार्जन का अतिरिक्त साधन हो जाता है। इस तरह से हमारा अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुधार समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर फिर भी इस अध्याय से जुड़े हुए आपको कोई समस्या है या किसी वर्ड से या किसी चीज़ को समझने में आपको परेशानी हो रही है या यदि आपके मन में कोई सवाल की जिज्ञासा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको सवालों को सुना जाएगा और उसका उचित तरीके से जवाब भी दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आने वाले एग्जामों में आप बेहतर तरीके से लिख पाएँ, ताकि आपको कोई समस्या ना रहे और उन चीज़ों को भी आप हमेशा के लिए समझते रहें, ताकि जब हायर स्टडी के लिए आप जाएं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो या कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो वहाँ भी आपको इन प्रश्नों को देखने से ही आसान लगे। तो इस तरह से आज हमारा NCERT क्लास 9 के विज्ञान विषय का टोटल अध्याय को हमने पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट में हम लोग 10वीं क्लास के विज्ञान विषय को पढ़ेंगे तो उम्मीद है वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और उन्हें भी हम लोग एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर इस अध्याय में भी या किसी भी कक्षा 9 के अगर विज्ञान विषय में आपको कहीं समस्या है तो आप हमको लिख सकते हैं, आपको समस्याओं को सुनेंगे। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तो तब तक के लिए बाय।